जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, यह हमारे लिए फायदेमंद है या हानिकारक है। इसका होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है। कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, आज सारा कुछ देखेंगे आज के वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग इसकी परिचय की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। मीन्स कि इसमें किसी तरह का आपका कलर नहीं रहेगा और इसमें आपका किसी तरह का गंध नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए ये पीछे CO2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का कलर नहीं है और इसमें किसी तरह का गंध आपका नहीं दिखता और ये वायुमंडल में आपका स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। अभी वायुमंडल में बात किया जाए तो टोटल 100% में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 0.04%। अभी के वर्तमान समय में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.04%। यह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसको यूज करते हैं? CO2 का यूज करते हैं। इस पिक्चर में हमें कार्बन साइकिल दिखाया गया है जिसको हम लोग समझते हैं। तो आखिर कार्बन साइकिल किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है। तो देखिए जनरली ह्यूमन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेने के बाद किसको छोड़ता है? CO2 को छोड़ता है। या कोई एनिमल्स है तो क्या किया? ऑक्सीजन को लिया और उसको लेने के बाद क्या किया? CO2 छोड़ा। और इस CO2 को क्या किया जाता है? पेड़ पौधा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में यूज किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। यानी कि CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाता है? आपका ग्लूकोज बनाता है और बदले में क्या निकलता है? ग्लूकोज प्लस O2 निकलता है, मिलता है हमें, जिसका हम लोग पुनः यूज करते हैं और फिर वही पेड़ पौधा को जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल बोलते हैं, जिसका एक संक्षेप रूप है जिसको हम आगे देखते हैं। देखिए, अगर CO2 की बात किया जाए तो CO2 का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो मेनली रूप से एक तो हम लोग क्या देखें कि ह्यूमन जो है, अपना ह्यूमन या एनिमल्स जो भी अपना सांस छोड़ रहे हैं यानी कि रिस्पायरेशन कर रहे हैं उससे निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दुनिया में हम लोग जितना भी ये सब गाड़ी वगैरह चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, ऑटोमोबाइल्स चलाते हैं, उससे निकलता है। या आपका कहीं पे ज्वालामुखी वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, मीन्स कि ज्वालामुखी फूटा है तो वहां से भी निकलेगा। आपका जंगल में जो आग लगता है, सारे कंबसन अधिकतर कंबसन रिएक्शन के बाद क्या निकलते हैं? आपका CO2, क्योंकि कंबसन में ज्यादातर कार्बन जलता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंबसन हो रहा है उसमें, या फिर इंडस्ट्री के थ्रू निकलेगा, या फिर हम लोग जो भी फ्यूल जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, जीवाश्म फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स, इन सभी से क्या निकलता है? आपका CO2 निकलता है। अब बात किया जाए तो CO2 के फायदे क्या क्या हैं। तो मेन यही मेरा टॉपिक था कि CO2 के फायदे हैं या नुकसान है। तो फायदों की बात किया जाए तो देखिए वायुमंडल में CO2 बढ़ने के कारण पौधों में भोजन ज्यादा बन पा रहा है, क्योंकि CO2 अगर वायुमंडल में ज्यादा अवेलेबल रहेंगे तो पौधों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और इजी से वो CO2 को इंटेक इंटेक करके आपका भोजन बना सकते हैं। तो वास्तव में पौधों के लिए तो फायदे की बात है। ठीक है ना, और वातावरण में CO2 के स्तर बढ़ने से पैदावार भी, फसल पैदावार भी बहुत हद तक अच्छा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में उसको खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण जो कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। और CO2 बढ़ने से प्राकृतिक में यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में अगर बात किया जाए तो प्रोडक्शन क्या हुआ है? बढ़ा है। ये आपका CO2 के फायदे हो गए। अब बात करते हैं कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। तो पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। तो देखिए जनरली ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है और इसके बाहर ये आपका एटमॉस्फेयर है। और जब सन क्या करता है कि अपने दिन के टाइम में उगता है तो इसके द्वारा रेडिएशन पृथ्वी पे आते हैं। और खास करके हम बात करें किस रेडिएशन की? इंफ्रारेड रेडिएशन की। इंफ्रारेड रेडिएशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जब पड़ती है तो इसको हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब करने का जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर में मेजर काम किसका होता है? CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है ना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सन से आने वाले रेडिएशन को, खास करके इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जब रात के टाइम यहाँ पे से सन हट जाता है, ठीक है ना,
तो उस टाइम क्या होता है कि इस एब्जॉर्ब हीट को धीरे धीरे करके रेडिएट करता है, जिसके चलते अचानक से सन के जाने के बाद अचानक से पृथ्वी ठंडी नहीं होती, क्योंकि ये जो हीट है ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में और इसको धीरे धीरे रेडिएट करता है। तो इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसों में CO2 का मेन योगदान होता है, और जब ये लंबा टाइम तक ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहता है, ठीक है, जब लंबा टाइम तक ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहता है, जिसके चलते ओवरऑल पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यानी कि हिंदी में वैश्विक तापन, इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो समझिए, इस CO2 के कारण, ये CO2 अगर नहीं रहता तो रात के टाइम हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस चला जाता। क्यों? क्योंकि ये आपका रेडिएशन आपका पृथ्वी में स्टोर होके नहीं रहता। तो जैसे ही सनलाइट रात के टाइम, सूरज का लाइट नहीं पड़ता, मीन्स कि रोटेट कर जाता, तो जो अपोजिट साइड वाला है यानी कि डार्क साइड वाला है, यानी कि नाइट के टाइम में पृथ्वी का उस पार्ट का टेम्परेचर कितना हो जाता, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता, जो जीव के निर्वहन के लिए बहुत ही अनुकूल नहीं होता। ठीक है ना? ये आपका प्रतिकूल होता। आपका क्या होता? प्रतिकूल होता। अब बात करते हैं किसका? एक ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत लंबे टाइम तक अगर रह जाए तो पृथ्वी का नेट टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी तक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के फायदा के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग हानिकारक परिणाम देखते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अभी ये बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। मीन्स कि CO2 के अमाउंट बढ़ने से क्या हो रहा है कि अब ज्यादा हीट ट्रैप हो रहा है, और ज्यादा हीट ट्रैप होने के कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो गया है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है ध्रुवीय बर्फ आपका पिघल रहा है। ध्रुवीय आखिर होता है क्या है, जो समझिए, ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। तो देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सूरज का प्रॉपर लाइट पहुंच नहीं पाता है, जिसके चलते यहाँ पे टेम्परेचर कम रहती है, जिसके चलते बर्फ जमा है। ठीक है, और ये बर्फ जमा है, लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर राइज कर जाने से पोल के पास का भी वायुमंडल का टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिसके चलते अब पोल पे के बर्फ पिघलने लगे हैं। और बर्फ पिघलने के कारण क्या हो रहा है कि आपका समुद्र तल में जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हर वर्ष कितना से बढ़ रहा है, तो करीब 3 मिलीमीटर बढ़ रहा है। हर वर्ष 3 मिलीमीटर समुद्र तल में पानी में वृद्धि हो जा रही है। अगर स्पेशली फिजी की बात किया जाए, फिजी वाले इलाका की बात किया जाए, तो वहां पे करीब 0.15 मीटर बढ़ रहा है। ठीक है, 0.15 मीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ ही दिन में फिजी जो देश है वो डूब जाएगा, समुद्र के अंदर डूब जाएगा। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हो रहा है, तो समुद्र जल में वृद्धि हो रही। क्यों वृद्धि हो रही? क्योंकि आपका ध्रुवीय बर्फ जो है पिघल रहा है, पिघल कर कहाँ आ रहा होगा, समुद्र में आ रहा हो, जिसके चलते ऐसा सिचुएशन हो रहा है। और जिसका परिणाम क्या हो रहा है, तो कुछ इलाका में सूखा पड़ रहा है, कुछ इलाका में लगातार बाढ़ आने की आशंका देखी गई है। ठीक है, अब वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके चलते आपका चक्रवातीय तूफान, बवंडर, ये सब भी देखने को मिल रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद के कारण देखा गया है कि हाल ही में परवाल जो होता है, परवाल यानी कि समुद्र का एक तरह का जीव है, ठीक है ना, जो हरा पीला नीला तरह तरह का कलरफुल देखते हैं, उसी को परवाल, इंग्लिश में कोरल बोलते हैं। तो उसमें भारी संख्या में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अब बहुत सारे पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे जानवर जो हैं वो लुप्त प्राय की स्थिति में हो गए। जैसे कि ध्रुवीय भालू की बात किया जाए, तो वहां पे देखिए, ध्रुवीय भालू को क्या जीने के लिए बर्फ चाहिए प्रॉपर। तो वहां पे क्या हो गया है, आपका बर्फ की कमी हो रही है, तो ध्रुवीय भालू के घर एक तरह से नष्ट हो रहे हैं। तो उसमें उनकी भी धीरे धीरे अब क्या हो रही है, संख्या घट रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल बढ़ने से 2050 तक ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि हमारा पड़ोसी देश मालदीव्स है, ठीक है ना, वो 80% डूब जाएगा। अब हम लोग CO2 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पे बात करते हैं। तो 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट वायुमंडल में 315 ppm था। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। मीन्स कि 1 मिलियन एयर के मॉलिक्यूल्स में आपका 315 मॉलिक्यूल्स किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का था, जो अब बढ़कर कितना हो गया, 421 हो गया। मीन्स कि इधर करीब 74 साल में आपका 106 ppm अमाउंट बढ़ चुका है।
और उम्मीद है कि 21वीं सदी तक, 21वीं सदी कितना बोलेंगे, 2100, 2100 पूरा होते होते तक आपका ये जो अमाउंट है 600 से क्या, 600 से 950 पीपीएम तक पहुंच जाएगी, जो कि बहुत ही ह्यूज होगा। और ऐसा हो, जब होगा तो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर करीब 6 डिग्री औसतन बढ़ जाएगा। अगर 6 डिग्री औसतन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लगभग पृथ्वी पे सारी जमे बर्फ पिघल जाएगी, और यहाँ पे अधिकतर जो आइसलैंड है, ठीक है, वो डूबने के कगार पे आ जाएंगे। एक डाटा के अनुसार ये देखा गया कि पूर्व औद्योगिक युग यानी कि 1750 ईस्वी के पहले से अब तक में कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। तो प्री औद्योगिक युग में करीब 278 था, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया, 421 हो गया। और प्रो औद्योगिक युग यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के पहले आपका CO2 का अमाउंट 0.03% था, जो अभी के टाइम में कितना हो गया, आपका 0.04% हो गया है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पे क्या हो गया, मीन्स कि 1750 से अभी तक में अगर 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन अगर बढ़ जाएगा तो क्या कुछ होगा, करीब अभी जितना हम लोग देखते हैं उसका 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जो उसके रहने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए वो मिल नहीं पाएगा, और उसका घर तबाह हो जाएगा, जिसके चलते वो विलुप्त हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का 1/5 भाग रूपांतरित हो जाएंगे, मीन्स कि अभी जो देख रहे हैं उसका 20% जो अभी जिस रूप में देख रहे हैं वो रहेगा नहीं, उसका पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पर्वतीय हिमटोपिया की बात किया जाए तो देखिए, जनरली बड़े बड़े जो ध्रुवीय पर्वत है उस पे उसके चोटियों पे क्या पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है। तो उन सभी चोटियों के बर्फ पिघलने शुरू हो जाएंगे, और कितना, 144 में से 142 बर्फ पर्वतीय हिमटोपिया क्या होगी, पिघल जाएगी। अगर बात किया जाए हिमयुग का, बहुत पहले क्या था, पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस टाइम के एरा को हिमयुग बोलते हैं। तो उस टाइम से अभी तक में देखा गया कि करीब 390 फीट समुद्र तल में वृद्धि हो चुकी है। मीन्स कि समुद्र का सतह पहले 390 फीट नीचे था, अब ऊपर आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जमी पृथ्वी की जमी बर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघली है, जिसके चलते चीज देखने को मिल रहा है। और 1990 से अभी तक देखा गया कि करीब 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ गया। करीब आपका लास्ट 34 साल में पूरा पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ गया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर कार्बन उत्पादन करने वाले देश की बात करें, कार्बन उत्पादन से आप समझिएगा क्या, CO2 उत्पादन की। तो CO2 उत्पादन करने वाले देश की बात किया जाए तो चाइना सबसे ज्यादा करता है, वो पहले नंबर पे कितना करता है, तो 33%। दूसरा आपका अमेरिका करता है कितना, 14% के साथ। और तीसरा नंबर आपका भारत का, जो कि 7% के साथ उत्पादन करता है। जबकि चौथे की अगर बात की जाए तो रसिया, जो कि 4% के साथ करता है, और पांचवा आपका जापान है, जो कि 3% करके पांचवा स्थान ग्रहण कर रखा है। अगर इसी तरह हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे खतरे उत्पन्न हो जाएंगे। तो इससे निपटने के लिए सरकार वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए नेट जीरो पे काम करे, कार्बन नेट जीरो पे। ठीक है ना, नेट जीरो मीन्स कार्बन नेट जीरो क्या होगा कि जितना कार्बन पैदा करेगा कोई देश उतना ही उसको सोख भी लेगा। मीन्स कि नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ना रुक जाएगा। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वैश्विक दुनिया का अधिकतर देश 2050 तक क्या कर लेंगे, कार्बन का उत्पादन को नेट जीरो कर लेंगे। तब पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री बढ़कर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना। और ऐसा करने के लिए भारत को करीब 2070 ईयर लग जाएंगे। मीन्स कि 2070 में एक अपना लक्ष्य जीरो कर पाएगा। यही लक्ष्य अगर चाइना की बात किया तो 2060 का रखा है। मीन्स कि चाइना 2060 में अपना नेट कार्बन जीरो कर लेगा, और जो भारत है वो 2070 में अपना नेट कार्बन जीरो करेगा। लेकिन विकसित देश ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि उनका नेट कार्बन इमिशन है जो 2050 तक ही पूरा हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कर्ष की बात करते हैं तो देखिए, CO2 का दोनों पहलू है। पहला है ग्रीन हाउस करवा के हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। दूसरा पोषण के लिए आवश्यक है। वहीं CO2 के अमाउंट बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत सारे देश डूबने के कगार पे पहुंच रहे हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम नष्ट हो रही है।
तो इसका दोनों फायदे वाले पहलू भी है और नुकसानदायक पहलू भी हैं। तो इसे हमें दोनों को देखते हुए आगे जो भी कदम लेना है उसको उठाना होगा। और ये जीवन के लिए इतना तो तय है कि जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, और आपके राइट हैंड कॉर्नर साइड में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहें। और आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको इस YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।